एंड देखिए जो मैं यहाँ पर सेल्स की बात कर रहा हूँ ना, ये मैं पूरी बॉडी की सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ स्पेशल सेल्स की बात कर रहा हूँ जिन्हें हम बोलते हैं इंसुलिन इनसेंसिटिव सेल्स। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर सेल को अंडरलाइन किया है, उसके बाद मैं यहाँ पर एरो लगा के क्या लिख रहा हूँ, इंसुलिन इनसेंसिटिव सेल। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इंसुलिन इनसेंसिटिव सेल्स, मतलब ऐसी सेल्स जिनका इंसुलिन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, मतलब इंसुलिन कितना भी कम हो कितना भी ज़्यादा हो ऐसी सेल्स पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। ओके, या फिर मैं इंसुलिन इनसेंसिटिव सेल्स, इनको अगर एक और नाम बोलूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ नॉट डिपेंड ऑन इंसुलिन। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट डिपेंड ऑन इंसुलिन, मतलब ऐसी सेल्स जो हमारे इंसुलिन पे डिपेंड नहीं है। देखिए लाल वाला नीला वाला दोनों एक ही बात है, इंसुलिन इनसेंसिटिव सेल्स बोल दीजिए या बोल दीजिए सेल्स नॉट डिपेंड ऑन इंसुलिन, दोनों एक ही बात है। एंड आप खुद सोचिए कि अगर जो सेल है वो इंसुलिन पे डिपेंड नहीं है तो जो ग्लूकोज की एंट्री है उस पर कोई रोक टोक ही नहीं है, कभी भी ग्लूकोज अंदर आएगा सेल के अंदर। ओके, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सो ग्लूकोज एंट्री एनी टाइम, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, सो ग्लूकोज एंट्री एनी टाइम। ओवरऑल बात वही है कि सेल पे इंसुलिन का कोई फ़र्क ही नहीं है, तो ग्लूकोज कभी भी सेल के अंदर जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। ओके, सुबह शाम दिन रात कभी भी जाए। एंड देखिए इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर एक और नाम लिख रहा हूँ, इंसुलिन सेंसिटिव सेल। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है इंसुलिन सेंसिटिव सेल। देखिए मैं इस वर्ड को आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि आप जो ये वाली चीज़ है ना पूरी की पूरी, इसे आप अच्छे से समझ पाए। तो इसका अपोजिट क्या होगा, इनसेंसिटिव का अपोजिट क्या होगा, सेंसिटिव होगा। एंड आपको पता होगा कि जहाँ पर भी ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है, जो भी सेल्स ग्लूकोज का यूज़ करती है, तो ग्लूकोज की एंट्री किसके थ्रू होगी, इंसुलिन के थ्रू होगी। तो इंसुलिन सेंसिटिव सेल, इसका मतलब क्या है कि इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की एंट्री के लिए। तो यहाँ क्या लिखा है कि इंसुलिन सेंसिटिव सेल, इन सेल्स के लिए इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है जब भी हमें ग्लूकोज को सेल के अंदर इंटर कराना होता है। बट इंसुलिन इनसेंसिटिव सेल्स, इनके लिए ग्लूकोज की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सुबह शाम दिन रात कभी भी ग्लूकोज सेल के अंदर आ सकता है। और देखिए इंसुलिन इनसेंसिटिव सेल्स ये कुछ ही सेल्स होती है, जस्ट लाइक हमारी लेंस की सेल्स, आई लेंस की सेल, आई लेंस, रेटिना, किडनी और पेरिफेरल नर्व। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ जगह की इंसुलिन इनसेंसिटिव सेल्स के नाम दिए हैं, लेंस की सेल्स, रेटिना की सेल्स, किडनी वाली सेल्स, पेरिफेरल नर्व वाली सेल्स, मतलब इन जगह पर इंसुलिन इनसेंसिटिव सेल्स पाई जाती है। तो मैं इनका एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ, दीज आर द मतलब इन जगह पर इंसुलिन इनसेंसिटिव सेल्स पाई जाती हैं। ओके, तो ये बात हो गई। एंड देखिए मुझे इसके लिए एक और बात दिमाग में आई, वो ये है कि यार जो डायबिटीज़ का पेशेंट होता है, डायबिटीज़ का पेशेंट मतलब कि उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज कुछ ज़्यादा है, तो आपको पता होगा कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उन्हें लगते हैं इंसुलिन के इंजेक्शन। आपने अपने गली मोहल्ले या फिर आपके घर के अंदर ही देखा होगा कि डायबिटीज़ के पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं सबक्यूटेनियस। ओके, एंड वो इंजेक्शन क्यों देते हैं, ताकि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो कहाँ चला जाए, सेल के अंदर चला जाए। तभी तो मैंने बोला कि इंसुलिन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, ग्लूकोज की सेल के अंदर एंट्री कराने के लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे इंसुलिन क्या काम करता है। ओके, ये हो गया। एंड अब हम आते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर। एंड मेन कॉन्सेप्ट क्या था, ये था कि हमें सेल को फुलाना है, सेल को सेल कराना है। एंड पहले हमारे पास क्या था, सेल्स नहीं थी कि हमें कौन सी सेल्स को स्वेल कराना है, क्या हमें पूरी बॉडी की सेल्स को स्वेल कराना है कि कुछ स्पेशल सेल्स को स्वेल कराना है। तो फाइनली मैंने बात की थी कि हमें इन सेल्स को फुलाना है, स्वेल कराना है, जो कि हमारे इंसुलिन इनसेंसिटिव होती है। ओवरऑल न्यू है कि लेंस की सेल के अंदर हमारा सोर्बिटोल जमा हो गया तो हमारे लेंस की सेल फूल जाएगी। रेटिना की सेल्स के अंदर हमारा सोर्बिटोल जमा हो गया तो रेटिना की सेल्स फूल जाएगी। किडनी की सेल्स फूल जाएगी ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ सोर्बिटोल। वही पेरिफेरल नर्व्स की सेल भी फूल जाएगी ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ सोर्बिटोल। तो ओवरऑल इन चार जगह में हमें लफड़े देखने को मिलेंगे ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन। एंड आप इन्हें चारों को कहाँ पढ़ते हो, डायबिटीज़ के अंदर, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के अंदर। एंड कैसे पढ़ते हो, तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। हाँ तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं लेंस के ऊपर कि ड्यू टू हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन सोर्बिटोल हमारा लेंस की सेल के अंदर जमा हो गया एंड इससे हमारी लेंस की सेल फूल गई, स्वेल कर गई। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, हमारा डायबिटिक कैटरेक्ट हो जाएगा।
एंड अब हम आते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखिए चारों में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाला ही। ज़्यादा ग्लूकोज है, सॉर्बिटोल जमा हो गया और कोशिका सेल है वो फूल गई। तो यहाँ क्या बोलेंगे? डायबिटिक रेटिनोपैथी। यहाँ क्या बोलेंगे? डायबिटिक नेफ्रोपैथी। यहाँ क्या बोलेंगे? नर्व है तो क्या बोलेंगे? डायबिटिक न्यूरोपैथी। हाँ तो देखिए लेंस और कैटरेक्ट, इसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है कि आँख के लेंस के अंदर ही कैटरेक्ट होता है। रेटिना तो ऑफकोर्स क्या लिख दिया? रेटिनोपैथी, मतलब लफड़ा, रेटिना में लफड़ा। किडनी में क्या होता है? नेफ्रॉन होता है, तो यहाँ क्या बोल दिया? नेफ्रोपैथी। अबे नेफ्रॉन्स नहीं होते क्या भाई? ओके। और नर्व में न्यूरोपैथी। ओवरऑल न्यू है कि इनको रटना मत, सब समझने की चीज़ है। और ये सारे मैंने डायबिटिक 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 क्यों लिखे हैं? क्योंकि भाई हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन है, ब्लड में ग्लूकोज कुछ ज़्यादा है, और ये कब होता है? डायबिटीज़ में होता है। ओके, तभी तो मैंने बोला कि हम इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर, कि जो ये ग्लूकोज है ये हमारे सेल के अंदर चला जाए इंसुलिन देने के बाद। आई होप आप समझ रहे होंगे। हाँ तो देखिए जो हमारा पोलियोल पाथवे का चार्ट है वो पूरा का पूरा फिनिश होता है। एंड इस चार्ट के ऊपर जो डायबिटिक कैटरेक्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पिकअप हुए हैं कि डायबिटिक कैटरेक्ट ये क्यों होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ सॉर्बिटोल। एंड सॉर्बिटोल कैसे बनता है? एल्डोलेज रिडक्टेज एंजाइम के कारण, मतलब यही ग्लूकोज को इसमें चेंज करेगा। तो देखिए इस चार्ट के अंदर जहाँ जहाँ से MCQ पिकअप हो सकते हैं वहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ ब्लैक पेन से। तो पहला क्वेश्चन कहाँ लगाया मैंने? डायबिटिक कैटरेक्ट के ऊपर, कैसे हुआ? सॉर्बिटोल अक्यूमुलेशन के कारण। दूसरा क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने यहाँ पर इंसुलिन इनसेंसिटिव सेल्स। ओके, क्योंकि इसी पे हमारा, इन्हीं सेल्स के अंदर हमारा सॉर्बिटोल जमा होता है, अक्यूमुलेट होता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन मार्क में लगा रहा हूँ हाइपर ऑस्मोटिक इफेक्ट, कि जो सॉर्बिटोल होता है वो पानी को खींचता है, तभी बोला हाइपर ऑस्मोटिक इफेक्ट। एंड चौथा MCQ, चौथा क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है? यहाँ से, कि सॉर्बिटोल से फ्रक्टोज बनता है तो क्या बनता है? पहले ऑप्शन में ये होगा, दूसरे ऑप्शन में ये होगा, एंड तीसरे चौथे में उल्टा कर देंगे कि NADH से NAD, और चौथे में क्या करेंगे? NADP से ये। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे P है, यहाँ पे P नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ से वही, इसका भी पूछ सकते हैं कि पहले स्टेप में ग्लूकोज से सॉर्बिटोल में ये बनता है कि ये बनता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। ओके, एंड एक क्वेश्चन बन सकता है इस एंजाइम से कि ये वाला एंजाइम किसको किस में चेंज करता है। ओके, ये हो गया। एंड वीडियो के लास्ट में मैं एक ख़तरनाक बात आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस चार्ट को बनाने के बाद बहुत से बच्चों के दिमाग में वो वाली बात आ सकती है। और वो बात क्या है कि सर इन चारों सेल्स के अंदर, इन चार जगह की सेल्स के अंदर सर सॉर्बिटोल अक्यूमुलेशन हो गया, चलो ठीक है मान लिया, लफड़ा भी हो गया, सेल भी स्वेल कर गई, बट सर हमारे पास सॉर्बिटोल को रिमूव करने के लिए एंजाइम भी तो हैं, सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजनेज या बोल दीजिए पोलियोल डिहाइड्रोजनेज। तो इससे क्या होगा सर? हमारा सॉर्बिटोल फ्रक्टोज में चेंज हो जाएगा, एंड देन फिर फ्रक्टोज का क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। तो सर हमारा सॉर्बिटोल हट भी तो सकता है सेल के अंदर से, तो सर लफड़ा क्यों कराया आपने? तो देखिए आपका कहना एकदम सही है कि इनके अंदर अगर सॉर्बिटोल जमा हो गया तो वो सॉर्बिटोल इस एंजाइम के थ्रू फ्रक्टोज में चेंज होगा, देन फिर फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा, एंड देन फिर हमारा सॉर्बिटोल ख़त्म। सॉर्बिटोल ख़त्म तो प्रॉब्लम ख़त्म। यस, आपने सही बोला। बट क्या होता है कि इन चारों जगह की सेल्स के अंदर जो ये एंजाइम होता है ना, सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजनेज, ये एंजाइम या तो एब्सेंट होता है या कम क्वांटिटी में होता है। तो ऑफ कोर्स अगर ये वाला एंजाइम एब्सेंट होगा या कम क्वांटिटी में होगा तो ऑफ कोर्स हम सॉर्बिटोल को नहीं हटा सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इन सेल्स के अंदर ये लफड़े ज़रूर होंगे। ओके, तो आप क्या करना, इन सभी सेल्स को ऐसे ब्लू से गोला करना, एंड यहाँ पे क्या लिखना? सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एब्सेंट या लो। ओके, तो यहाँ क्या लिखा है मैंने कि इन चारों सेल्स के अंदर जो सॉर्बिटोल डी मतलब डिहाइड्रोजनेज एंजाइम या तो एब्सेंट होता है या कम क्वांटिटी में होता है, जिससे इनका जो सॉर्बिटोल है, जो सॉर्बिटोल अक्यूमुलेट हुआ है वो हट नहीं पाता, उसका डाइजेशन नहीं हो पाता, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। ओके, हाँ तो देखिए हमारी जो वीडियो है वो यहीं पे फिनिश होती है। एंड वीडियो के लास्ट में मैं एक और बात आपसे बोलूँगा, और वो ये है कि हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है एनमेडर, ENMEDER। आपको अभी स्क्रीन पे नाम दिखाई दे रहा होगा। एंड देखिए यहाँ पर अभी ओनली 34.4K सब्सक्राइबर्स हैं। ओवरऑल न्यू है कि इस चैनल पर हमें आपका थोड़ा कम सपोर्ट दिखाई दे रहा है।
तो आप अभी जाओ एनमेडर के ऊपर, इसे सब्सक्राइब करो और एनमेडर को अपने फ्रेंड्स, अपने बैचमेट्स, अपने जूनियर्स को शेयर करो ताकि हमें आपकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सके। क्योंकि मैं हर बार आपसे बोलता हूँ कि TCML का सारा कंटेंट सभी स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फ्री है, जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितने भी नोट्स हैं। एंड आपको पता होगा कि जो हमारा TCML मोबाइल ऐप है वो भी हमने सभी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है। बस आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाना है, उसे इंस्टॉल करना है एंड सारी वीडियोज़ और नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ओवरऑल आप सभी स्टूडेंट्स जितनी ज़्यादा एनर्जी के साथ TCML और एनमेडर को सपोर्ट दिखाओगे ना, तो हमारी टीम भी डबल एनर्जी के साथ वर्क करेगी और आपको अदर सब्जेक्ट के वीडियोज़ और नोट्स जल्दी ही प्रोवाइड करेगी।